नमस्कार, एनडीटीवी की विशेष पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ एक बार फिर लेखक, दार्शनिक, आईआईटी आईएम के पास आउट आचार्य प्रशांत जी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में काफ़ी तनाव रहा है और स्थिति अब धीरे धीरे शायद दोबारा थोड़ी शांति की तरफ बढ़ रही है। As long as there is a two-nation theory, these conflicts, strifes will remain inevitable, inexorable. आप लड़ाई नहीं रोक पाओगे। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस, एक साइकिल का हिस्सा, या किस तरीके से आप उसको देखते हैं? युद्ध उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन टू नेशन थ्योरी दी गई थी, और दोनों ही जो अभी देश हैं उनकी आम जनता द्वारा ये स्वीकार नहीं कर लिया जाता कि ये टू नेशन थ्योरी झूठी है। तब तक युद्ध चलता रहेगा। यही टू नेशन थ्योरी थी जिन्ना की, कि मुसलमान उधर हैं और वो अलग राष्ट्र हैं, और हिंदू इधर हैं और वो अलग राष्ट्र हैं। तब तक लड़ाई के अलावा विकल्प क्या है? ले दे करके बाकी सब बातों के पीछे असली बात यह है कि कश्मीर मुसलमान बहुल है, तो इसलिए कश्मीर हमारा है। नहीं, देखिए, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो बिल्कुल गलत है, सतही है। उन्हें धर्म समझ में ही नहीं आया है। नमस्कार, एनडीटीवी की विशेष पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ एक बार फिर लेखक, दार्शनिक, आईआईटी आईएम के पास आउट आचार्य प्रशांत जी हैं। आज ज्वलंत मुद्दों पर बात करने के साथ साथ उनकी कुछ जो किताबें हैं और उन जिसमें जिस तरीके से इस वक्त में जो किताब अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, भारत, आध्यात्म, दर्शन और राष्ट्र, उससे कैसे तार्किक अभी जो स्थितियां बन रही हैं देश में या जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उससे जोड़ के कुछ चीज़ें, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने किताब पढ़ी और उसमें कुछ जो सवाल निकल कर आते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब आचार्य प्रशांत जी से आज लिए जाए। ज़रूर। मैं सबसे पहले, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो भारत पाकिस्तान के बीच में काफ़ी तनाव रहा है और स्थिति अब धीरे धीरे शायद दोबारा थोड़ी शांति की तरफ बढ़ रही है, लेकिन 3-4 दिन काफ़ी तनाव भरे रहे। उसको लेकर मैं शुरू करना चाहता हूं, आपके नज़रिए से समझना चाहता हूं कि ये जो दोनों देशों के बीच में तनाव हुआ या जिस तरीके से बिल्कुल युद्ध जैसी एक स्थिति बन गई, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस, एक साइकिल का हिस्सा, या किस तरीके से आप उसको देखते हैं? देखिए, युद्ध हमको दिखाई अभी दे रहा है कि 2025 में हो गया है, या 99 में हमें कारगिल दिखाई दिया था। युद्ध लगातार चलता रहा है और युद्ध के पीछे जो कारण है, हम कह सकते हैं कि कश्मीर कारण है, या सिंधु नदी का पानी कारण है, इंडस वाटर ट्रीटी, या कच्छ में कुछ है वो कारण है, या जो और व्यापक जियोपॉलिटिक्स है वो कारण है। नहीं, वो कारण नहीं है। आपने कहा दो देश, ये दो देश नहीं हैं, दो राष्ट्र हैं। और ये दो राष्ट्र बिल्कुल अलग अलग बुनियादों पर बने हैं। इनके आधार अलग हैं और ये आधार एक दूसरे के साथ कोई मेल, कोई सामंजस्य, कोई एडजस्टमेंट कर नहीं सकते। तो इस कारण मैंने कहा कि युद्ध तो लगातार चलता ही रहा है, और युद्ध 1947 के बाद से ही नहीं लगातार चलता रहा। युद्ध उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन टू नेशन थ्योरी दी गई थी या कि स्वीकार कर ली गई थी। युद्ध उसी दिन शुरू हो गया था। तो जब तक ये जो दो राष्ट्रों का सिद्धांत है इसको पूरे तरीके से नकार नहीं दिया जाता, इसकी व्यर्थता, इसका झूठ सामने ला नहीं दिया जाता, और दोनों ही जो अभी देश हैं उनकी आम जनता द्वारा ये स्वीकार नहीं कर लिया जाता कि ये टू नेशन थ्योरी झूठी है, तब तक युद्ध चलता रहेगा। कभी वो युद्ध दिखाई देगा, जैसे अभी है, वो प्रकट हो गया, गोलियां चल गईं, लोग मर गए, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड आने की स्थिति बन रही थी, तो कभी तो वो युद्ध दिखाई देगा, और कभी ऐसा हो जाएगा कि युद्ध दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक भीतरी तनाव है, वो लगातार बना ही रहेगा। तो मैं इसको इसी तरीके से देखता हूँ, और इसीलिए जब कोई पूछता है कि इस युद्ध का समाधान क्या है, तो वो समाधान भी फिर बिल्कुल जड़ पर, बुनियाद पर जाकर ही होगा। हमें टू नेशन थ्योरी को ही एड्रेस करना पड़ेगा। कुछ लोगों को ये बात थोड़ी अव्यावहारिक लग सकती है, वो कहेंगे आप बहुत दूर जा रहे हो। नहीं, बहुत दूर नहीं जा रहे हो। जब तक ये भाव बना रहेगा कि मुसलमान उधर हैं, वो एक अलग राष्ट्र हैं, यही टू नेशन थ्योरी थी जिन्ना की, कि मुसलमान उधर हैं और वो अलग राष्ट्र हैं, और हिंदू इधर हैं और वो अलग राष्ट्र हैं,
और ये दोनों म्यूचुअली इनकम्पैटिबल हैं, तब तक लड़ाई के अलावा विकल्प क्या है? फिर तो आप कह रहे हो कि दो राष्ट्रों के बनने में ही, बुनियाद में ही लड़ाई बैठी हुई है, तो वो लड़ेंगे ही, वो लड़ेंगे ही। आप ऊपर ऊपर से उनमें सुलह शांति करवा दो, मीडिएशन करवा दो, कुछ करवा दो, ट्रूस, सीज फायर, ये सब ऊपर ऊपर चलता रहेगा, नॉर्मलसी ये ऊपर चलती रहेगी। नीचे नीचे जो है वो राख से दबे अंगारे भड़कते ही रहेंगे, और जब मौका चाहेंगे वो बिल्कुल आग बन जाएंगे। और अब जब हम जानते हैं कि दोनों देश बिल्कुल न्यूक्लियर पावर हो चुके हैं, 150 उनके पास वॉरहेड्स हैं और लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, सारे शहरों को ध्वस्त कर सकते हैं, तो वो टू नेशन थ्योरी और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। हमने देखा 3 दिन के भीतर ही कितना ज़बरदस्त मासिव एस्केलेशन हो गया था। बिल्कुल, इतना पहले देखने को नहीं मिलता था। कारगिल की लड़ाई इतनी लंबी चली थी, 71 के बाद ये सबसे बड़ा एस्केलेशन, सबसे बड़ा, सबसे रैपिड 3 दिन के अंदर इतना एस्केलेशन हो गया। आप कारगिल का आपको याद होगा, हम होता रहा लेकिन एस्केलेशन नहीं हुआ था। सीमा उधर से भी नहीं पार की गई थी, इधर से भी नहीं पार की गई थी, वहाँ पर कुछ रुका हुआ था। अभी ऐसा नहीं है। तो अब तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि खतरा इतना बढ़ गया है कि हमें जो समस्या है उसकी जड़ को ही संबोधित करना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। जड़ में तो ये भावना बैठी हुई है कि साहब जो मुसलमान है उसका हिसाब किताब अलग है, जो हिंदू है उसका हिसाब किताब अलग है, और ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। ना तो ये एक देश में एक साथ रह सकते हैं, और ना ही ये फिर पड़ोसियों की तरह भी एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि हमारी तुम्हारी जब बननी ही नहीं है तो हमारी तुम्हारी पड़ोसियों की तरह भी कैसे बन जाएगी, कैसे बन सकती है? कश्मीर समस्या के मूल में तो यही बैठा हुआ है ना भाई। और किसी भी प्रांत पर तो पाकिस्तान दावा नहीं ठोकता ले दे करके। बाकी सब बातों के पीछे असली बात यह है कि कश्मीर मुसलमान बहुल है, तो इसलिए कश्मीर हमारा है। आप जाइए, वो कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि वहाँ पर आप प्लेबिसाइड, जनमत संग्रह कराइए, ये सब कराइए। कश्मीर में ही क्यों कराइए? क्योंकि उनको दिखाई देता है कश्मीर में मुसलमान ज़्यादा है, और टू नेशन थ्योरी बोलती है कि मुसलमान सारे इकट्ठे रहेंगे, वो एक नेशन है, और हिंदू अलग रहेंगे, वो एक नेशन है। इन दोनों में कभी पट नहीं सकती। तो कश्मीर भी जो समस्या बना हुआ है वो टू नेशन थ्योरी कारण ही बना हुआ है। बाकी बातें सब हम कह सकते हैं, वो बाकी बातें बहाने हैं, अपोलॉजीज हैं। असली बात तो यही है कि नहीं 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 नहीं, धर्म अलग अलग होते हैं, धर्म अलग अलग होते हैं। एक वो धर्म है, एक ये धर्म है, और इन दोनों धर्मों का आपस में कभी मेल नहीं हो सकता। जैसे कि 50 धर्म होते हों और जैसे धर्मों की 50 मंजिलें होती हों। जी, लेकिन मैं कुछ, क्योंकि आप किताब में, क्योंकि हम नेशन की अब बात कर रहे हैं, पिछली बार हमने इसी को नेशनलिज्म और पेट्रियाटिज्म की हमने इस पे बात की थी। तो आपकी किताब में ये जो भारत आध्यात्म दर्शन और राष्ट्र के, उसमें 56 पेज पर जो एक मैं उसे कोट कर रहा हूँ ज़रा, एक केंद्र तो यह हो सकता है कि साहब हमारी ज़बान एक है, या हमारा मज़हब एक है, क्योंकि आप टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे थे और मज़हब की हम बात कर रहे थे, इसलिए हम एक राष्ट्र हैं। भारत का विभाजन हुआ था राजनीतिक तौर पर, मोहम्मद अली जिन्ना का यही तर्क था। वो कहते थे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें नहीं हैं, ये दो अलग अलग राष्ट्र हैं। कहते थे कि ये लोग बिल्कुल अलग अलग हैं, और चूंकि ये अलग अलग राष्ट्र हैं इसलिए इन्हें अलग अलग राज्य भी बना देना चाहिए। तो राष्ट्र किस आधार पर, उन्होंने अपना आधार बड़ा क्लियरली चुन लिया कि धर्म के आधार पर हम चुनेंगे। और जो आप कह रहे हैं कि जड़ उसकी यही लड़ाई है, आज तक कुछ दिन पहले, इस जंग से भी कुछ दिन पहले, उनके जो आर्मी चीफ हैं आसिफ मुनीर, उन्होंने भी यही बात दोहराई थी कि हम बिल्कुल अलग हैं, वो कौम अलग है, हम बिल्कुल अलग हैं। तो इसका समाधान, मतलब उनकी आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल है, हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या भी इसी आधार पर होनी चाहिए? नहीं, देखिए, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो बिल्कुल गलत है, सतही है। उन्हें धर्म समझ में ही नहीं आया है। टू नेशन थ्योरी फ्लॉड है क्योंकि उसके मूल में इग्नोरेंस है, अज्ञान है। आप जानते ही नहीं हो धर्म क्या है। आप ये कह रहे हो कि एक इंसान है, उसके ऊपर आपने मुसलमान का लेबल लगा दिया तो उसकी ज़िंदगी का मकसद कुछ और हो जाता है, और एक इंसान है, उसके ऊपर हिंदू, ईसाई, यहूदी, सिख कोई और लेबल लगा हुआ है तो उसकी ज़िंदगी का मकसद कुछ और हो जाता है। जैसे कि इंसान और इंसान अलग अलग पैदा होते हों, जैसे कि हमारी सेल्स, हमारा डीएनए अलग अलग होता हो, जैसे हमारे दुख अलग अलग होते हों, जैसे हमारी चाहतें अलग होती हों, हर इंसान चाहता यही है ना कि दुखी ना रहे। हर इंसान यही चाहता है कि वो कैद में ना रहे। कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। तो इंसान और इंसान में मूलभूत समानता होती है। उस समानता को दरकिनार करके टू नेशन थ्योरी कहती है कि इंसान और इंसान में मूलभूत अंतर होते हैं। अंतर इंसान के बनाए हुए हैं।
समानता प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, ओरिजिनल है, नेचुरल है। नेचुरल जो है, ओरिजिनल है, हम उसकी बात नहीं करना चाहते। जो मैन मेड डिफरेंसेस हैं हम उनकी बात करना चाहते हैं। और हम कह रहे हैं कि मैन मेड डिफरेंसेस इतने ज़रूरी, इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि आप एक अलग नेशन हो गए, मैं एक अलग नेशन हो गए, क्योंकि आपने जो पहन रखा है उसका जो रंग है वो हरा है, और मैंने जो पहन रखा है इसका रंग जो है वो कत्थई है या गेरुआ है। ऐसे नहीं होता है भाई। एक मुसलमान है, आप उसको ले जाके कैद में डाल देंगे वो भी तड़पेगा। एक मुसलमान है, उसकी भी चाहतें होती हैं, उसके भी अरमान होते हैं। और हिंदू है, वो भी किसी दैवीयता की इच्छा रखता है, वो भी मुक्ति की कामना रखता है। आपको अंतर ही अंतर दिखाई दे रहे हैं, आपको समानताएं नहीं दिखाई दे रही हैं। तो घर होते हैं, बीवी होती है, बच्चे होते हैं। मुसलमान की बीवी मर जाए वो भी रोएगा, हिंदू की मर जाए वो भी रोएगा। बच्चे से ममता एक मुसलमान स्त्री को भी होती है, एक हिंदू स्त्री को भी होती है। मोह में, भ्रम में, काम में, क्रोध में, माया में मुसलमान भी फंसता है, हिंदू भी फंसता है। तो मुझे आप ये बताइए कि आपको अंतर ही अंतर दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो समानता दिखाई दे रही है। और जो अंतर है वो मैन मेड है, कृत्रिम है, इंसान का बनाया हुआ है। आप बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। आपके सामने एक मुसलमान आ जाए और उसका गेटअप मुस्लिम जैसा ना हो, आप बता भी ना पाए कि ये मुस्लिम है। आपके सामने एक हिंदू आ जाए, वो हिंदू होने के लक्षण प्रकट ना करे, तो आप बता भी ना पाए कि वो हिंदू है। तो हम लक्षणों के आधार पर थोड़े ही भेद कर लेंगे या बंटवारा कर लेंगे। हम लक्षणों के नीचे जो सच्चाई है हम उसकी बात करेंगे ना। हर इंसान पैदा हुआ है लिबरेशन के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर पैदा हुआ है तो उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि अज्ञान में पैदा हुआ हूँ, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं जो मुझ पर राज करती हैं, और ज़िंदगी मुझे इसलिए मिली है ताकि इन एनिमल इंस्टिंक्ट से और सोशल प्रेशर्स और सोशल कंडीशनिंग से लिबरेट होकर, मुक्त होकर, आज़ाद होकर के मैं एक आनंदित जीवन जी सकूं। वेदांत में इसको जीवन मुक्त की अवस्था कहते हैं। ये हर इंसान के जीवन का उद्देश्य है, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो इस पंथ पर चलता हो कि उस धारा पर चलता हो। तो हमें तो समानता दिख रही है। और टू नेशन थ्योरी कहती है नहीं, इंसान और इंसान बिल्कुल अलग हैं। और ये कहकर आपने उन्हें अलग कर भी दिया, और जब उनको आपने ये जता ही दिया, आपने उनसे ये मनवा ही दिया कि वो अलग अलग हैं, तो जब वो अलग अलग हैं तो लड़ेंगे भी ना। एज लॉन्ग एज देयर इज अ टू नेशन थ्योरी, दीज कन्फ्लिक्ट स्ट्राइव्स विल रिमेन इनएविटेबल, इनएग्जॉरेबल। आप लड़ाई नहीं रोक पाओगे, आप स्वतः ही शांति ला पाओगे अधिक से अधिक। लेकिन अगर मैं चलिए इसमें अगर आपसे ये पूछूं कि आध्यात्म के हिसाब से और एक थ्योरी के हिसाब से आप जो कह रहे हैं वो सुनने में बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर, खास तौर से तब जब हमने देखा कि कितना, जैसे आपने खुद कहा 3 दिन में इतना तगड़ा एस्केलेशन शायद कभी नहीं हुआ। लोग कहेंगे व्यावहारिक तौर पर ये कैसे, इसको जीवंत कैसे किया जाए, कैसे जिया जाएगा, जब एक तरफ मान के बैठा ही हुआ है कि हमारी आइडेंटिटी एज अ नेशन ही आपसे अलग है, बहुत। और हम तब तक अनंत काल तक हम आपका अनंत काल तक लड़ाई करते रहेंगे। घास फूस खाएंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। एंड वील ब्लीड यू थ्रू 1000 cuts। एग्जैक्टली। भुट्टो टॉक्ड ऑफ 1000 year war, ये सब बातें करते हैं। देखिए, इसका समाधान ये है कि धर्म जो होता है ना, इधर हम धर्म कहते हैं, उधर मजहब कहते हैं, उसके बाहरी छिलकों को अगर हटा दिया जाए तो भीतर जो बात है वो एक ही निकलती है। जो बाहरी छिलके हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, कहीं कठोर होता है, कहीं मुलायम होता है, कहीं एक रंग का होता है, कहीं दूसरे रंग का होता है, कहीं बात नारियल जैसी होती है, कहीं बात संतरे जैसी होती है। वो अलग हैं, क्योंकि सब धर्मों का जो इतिहास होता है वो एक अलग अलग दिशा से बह कर के आया होता है। कहीं कोई अरब में पैदा हो रहा है, कोई चीन में उठ रहा है, कोई वेस्ट एशिया में पैदा हो रहा है, कोई हिंदुस्तान की धरती से जो इंडिक रिलीजन्स निकले हैं, तो बिल्कुल ही अलग हैं, अद्भुत। तो वो जो बाहरी बातें होती हैं, जो टाइम डिपेंडेंट होती हैं, जो काल सापेक्ष होती हैं, सब धर्मों में वो अलग अलग होती हैं। और जो लोग धर्म में अंदर तक नहीं जाते, वो छिलके छिलके देखते हैं और कहते हैं कि मेरा छिलका तेरे छिलके से अलग है, इसीलिए मैं और तू कट्टर दुश्मन हो गए। क्योंकि साहब, आपका रंग और मेरा रंग तो देखिए अलग अलग तो है ही, तो हमारा आप कट्टर दुश्मन हो गए। इन रंगों के भीतर एक ही दिल धड़क रहा है, वो हमें तब ना दिखाई दे जब हम दिल तक जाने की हिम्मत दिखाएं। हमें वो हिम्मत नहीं होती है। हम सतहों पर जीने वाले जीव हैं, चाहे उधर पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तानी हो। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी की सतह पर, सरफेस पर जीते हैं, सुपरफिशियली। तो इसीलिए हमें बस अंतर अंतर दिखाई देते हैं। जो इंसान धर्म के केंद्र में प्रवेश करेगा, साहस के साथ, साधना के साथ और प्रेम के साथ,
वो बिल्कुल उसी जगह पहुंच जाएगा जहां कोई भी दूसरा व्यक्ति जो अपने धर्म के केंद्र में प्रवेश करता है, और फिर वहां पर समानता है, वहीं समानता है। मैं इसीलिए वेदांत को द ग्रेट यूनिफायर बोला करता हूं, क्योंकि उसने हमें एक ऐसा शब्द दिया है, एक ऐसी जगह दी है, सुविधा के लिए मैं बोल दूंगा ऐसा सिद्धांत दिया है, हालांकि वो सिद्धांत नहीं है, द सेल्फ, आत्म द सेल्फ, जहां कोई भेद नहीं है। फिर सारे जो भेद हैं वो ऊपर ऊपर होते हैं, सारे भेद जो हैं वो जो प्रकृति का क्षेत्र है, द डोमेन ऑफ मटेरियल नेचर, सारे भेद वहां पर होते हैं। जो सेल्फ है, आत्म, वहां कोई भेद नहीं होता। तो उधर चाहे सेल्फ हो कि इधर की सेल्फ हो कि कहीं का सेल्फ हो, सेल्फ एक है, तो एकत्व हो गया, यूनिटी आ गई, यूनिफायर हो गया वेदांत। तो जब तक हम धर्म की बिल्कुल उस जड़ तक नहीं पहुंच जाते कि जहां पर आत्म हो, और ऐसा वो प्योर सेल्फ होता है। प्योर सेल्फ मतलब जिस पर समाज की कंडीशनिंग नहीं हुई है, जिस पर किसी किताब की कंडीशनिंग नहीं चढ़ी हुई है, जिस पर मैं किसी जगह पर रहता हूँ, उस क्षेत्र की, उस रीजन की रस्मों रिवाज ये सब नहीं चढ़े हुए हैं। द प्योर सेल्फ, द रियल मी, वो जो रियल मी है वो सबका एक जैसा होता है, वो सब, फिर वहाँ पर यूनिटी आ जाती है। फिर आप जब कहने लग जाते हो नहीं नहीं नहीं, बाकी बातें बाहरी हैं, मेरा उनसे आइडेंटिफिकेशन नहीं है, मेरा जिस चीज़ से आइडेंटिफिकेशन है वो है द प्योर सेल्फ, तो फिर उसमें डिफरेंसेस कैसे रहेंगे? क्योंकि डिफरेंसेस से अब मैं आइडेंटिफाई कर ही नहीं रहा। वापस आपकी किताब पे आपको लिए चलता हूँ, और राष्ट्र की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की भी हमने पिछली बार बात की थी। मैं इसमें से ही कोट करके आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। राष्ट्रवाद के दूसरे पक्ष पर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। इसमें आपने जो लिखा हुआ है कि दूसरा पक्ष समझना बहुत ज़रूरी है। एक अलग तरह का राष्ट्रवाद भी हो सकता है जब एक जन समुदाय बोले कि हम एक से इसलिए हैं क्योंकि हमें सच्चाई पर चलना है। हम तक धर्म की आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे थे, अब हम ट्रूथ के आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या सच और मुक्ति जैसे मूल्यों पर आधारित भी राष्ट्रवाद हो सकता है? होना चाहिए। और अगर आप भारत का संविधान देखेंगे तो हमने ऐसा ही राष्ट्र बनाना चाहा है जो कि बटे हुए सामुदायिक मूल्यों पर, या कि जो एफिमेरल हमारी इम्पल्सेस होती हैं, काल सापेक्ष बातें, हम उन पर आधारित कुछ नहीं राष्ट्र बनाना चाहते। हम ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो इटर्नल वैल्यूज़ पर आधारित है। वैसा ही राष्ट्र चल सकता है। नहीं तो जो राष्ट्र बनेंगे वो फिर ऐसे जैसे नाजी जर्मनी जैसे होंगे। एक नेशन उन्होंने भी बनाया था, वो नेशन किस बात पे आधारित था? द आर्यन सुप्रीमेसी। वो बोलते थे हम आर्यंस हैं, ब्लॉन्ड हेयर, नीली आंखें, वी आर अ सुपीरियर रेस and all of us are hence together because we are superior compared to the others. इसी तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश, हम इकट्ठे हैं क्योंकि हम सब मुस्लिम हैं। वो चला नहीं ना, 71 में बट गया ना बांग्लादेश। तो जो भी नेशनहुड के ऐसे छिछले फ्लिम्जी आधार होते हैं वो दूर तक जाते नहीं, और वो जब तक बने रहते हैं तब तक भी उनसे भारी हिंसा होती है। असली नेशन तो वही होता है। नेशन माने मैं हूँ, आप हूँ, ये हैं, और हम सब किसी बेसिस पर जुड़े हुए हैं। देन वी टुगेदर कॉल आवरसेल्व्स अ नेशन। हम सब किस बेसिस पर जुड़े हुए हैं? एक ये हो सकता है कि साहब हम सब अमीर हैं तो हमारा अमीरों का राष्ट्र है, तो जितने गरीब हैं वो सब एक्सक्लूडेड है, तुम बाहर निकलो, और हमें उनसे नफरत भी है और हम उनका शोषण भी कर सकते हैं। एक ये नेशन हो सकता है। एक ये हो सकता है कि साहब हम सब एक ऊंचे वर्ण के हैं, या हम सब एक खास डीएनए के हैं, हमारा एक खास रक्त है, या हमारी एक बोली है। ये तक हो सकता है कि हमारी ऐसी फूड हैबिट्स हैं, हेंस वी आर वन। देयर इज समथिंग दैट बाइंड्स अस टुगेदर, नॉट द थिंग। वो जो चीज़ है, वो जो सूत्र है जो हमें एक में पिरोता है, दैट बाइंड्स अस टुगेदर, वो बहुत ऊंचा होना चाहिए। वही मैंने वहाँ किताब में कहा है कि वो होना चाहिए, आपको भी सच्चाई से प्यार है, मुझे भी सच्चाई से प्यार है। आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो कोई आपको गुलाम बनाए, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझे कोई गुलाम बनाए। तो इसलिए हम और हम भाई भाई हो गए। अब हम दोनों कह सकते हैं कि वी हैव अ कॉमन नेशनैलिटी, वी आर वन नेशन। तो ये जो फिर नेशनहुड का आधार होता है, ऊंचा प्यारा, ये जो नेशन बनता है, ये अपने लिए भी अच्छा होता है, पूरी दुनिया के लिए भी शुभ होता है। लेकिन जब आप किसी फ्रेगमेंटेड आधार पर, डिवाइडेड आइडेंटिटी पर नेशन बनाते हो, जैसे कि पाकिस्तान बना कि साहब हम सब मुस्लिम हम इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे रह भी नहीं पाए, बांग्लादेश अलग हो गया, तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। आप दुनिया भर से लड़ते रहते हो। आप देखिए पाकिस्तान के जितने बॉर्डर्स हैं, पहलगाम से पहले उसमें सबसे जो शांत बॉर्डर था ना, वो इंडियन बॉर्डर था। बिल्कुल। पाकिस्तान की सबसे लड़ाई है,
अभी तो भारत ने पाकिस्तान में घुस करके मारा है, उससे पहले इसी साल ईरान ने घुस कर मारा था। और अफगानिस्तान से तो उनका लगातार अब चल ही रहा है लफड़ा झगड़ा। जब से अमेरिका ने छोड़ा है तब से उसके बाद से ही कहते हैं कि टीटीपी का जिम्मेदार अफगानिस्तान है। और वहाँ तो मुस्लिम हुड काम नहीं आती। ईरान में भी मुस्लिम है, अफगानिस्तान में भी मुस्लिम है, तुम्हारी वहाँ की लड़ाई चल रही है उनसे। तो ये जो आधार ही है ना कि हम मुसलमान हैं तो वी आर टुगेदर एंड वी आर वन नेशन, ये दूर तक नहीं जाता। और ये भी इसीलिए फिर दूर तक नहीं जाएगा कि हम सब हिंदू हैं तो हम सब एक है, हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा, वही दूर तक नहीं जाएगा। जो राष्ट्र की सही अवधारणा, सही आधार है, वो तो यही हो सकता है, यू आर कमिटेड टू फ्रीडम एंड ट्रुथ एंड आई टू एम कमिटेड टू द फ्रीडम एंड ट्रुथ। आप जो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है, आप भी उसके प्रति समर्पित है, डिवोटेड है, मैं भी हूँ। आप भी मानते हो कि लिंग के आधार पर, कास्ट, क्रीड, रेस, कलर, एथनिसिटी, इन आधारों पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मैं भी मानता हूँ कि रंग भेद, लिंग भेद नहीं होना चाहिए। तो हम और आप एक राष्ट्र हैं, हम में कुछ साझा हो गया, और यही फिर जो राष्ट्र बनता है, ये मैंने कहा सबके लिए अच्छा होता है। मैं क्योंकि इस एपिसोड में समय कम होगा, मैं भारत पर अलग कैसे है भारत, फिर मैं ये समझना आपसे चाहता हूँ। तो भारत की जो महानता है वो सिर्फ इस वजह से है कि हम भारत में पैदा हुए हैं, ये भारत के लोगों से है? किस बात से भारत अलग है? नहीं, भारत अलग ऐसे है कि भारत कोई अलगाव मानता नहीं। आप अगर पाकिस्तान में जाएंगे तो वहां जो हिंदू है वो सेकंड क्लास सिटीजन है, वहां अलगाव माना गया है। आप पाकिस्तान में जाएंगे तो आज भी वहां पर पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग कानून है, वहां अलगाव माना गया है। भारत ने अलगाव माना नहीं है। ये 47 से पहले पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा था, बांग्लादेश हमारा ही हिस्सा था। लेकिन आप देखिए कि वहां पर अभी जो व्यवस्था चल रही है, जो विधान चल रहा है, वो भारत के विधान से कितना ज्यादा अलग है। बिल्कुल, है ना। इसलिए भारत अद्भुत है। भारत अलग इसलिए है क्योंकि भारत अलगाव मानता नहीं। आप देखिए, अब अभी पोप बने हैं, अब वो अमेरिकन बन गए, कितनी बड़ी बात मानी गई, क्योंकि बनते ही नहीं थे। अफ्रीकन अभी भी नहीं बने कोई। बिल्कुल, वहां बहुत अलगाव माना जाता है। हाँ। भारत में हम कहते हैं कि हमारे दर्शन के, हमारे अध्यात्म के जो ऊंचे से ऊंचे मूल्य रहे हैं, वो सब ला करके हमने अपने संविधान में डाल दिए हैं। हमारे यहाँ चीफ जस्टिस अभी कौन बने हैं? गवाई साहब। और वो क्या है? बिल्कुल सेकंड दलित हैं वो, है ना। ये चीज अमेरिका में बहुत मुश्किल से होती है, होनी बाकी है। अमेरिका में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति हुई नहीं बन पाया है, बिल्कुल। न वहां महिला ऊपर पहुंच पाती हैं, राष्ट्रपति बन पाती हैं। वहां से पोप भी अभी पहली बार बन रहे हैं। वहां भारत में चीफ जस्टिस, भारत में राष्ट्रपति, हेड ऑफ स्टेट, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले हमने महिला को दर्जा दे दिया था। वहां पर अश्वेतों को वोट देने का भी अधिकार कब मिला है? वेरी रिसेंटली। भारत ने अलगाव नहीं माना, इसलिए भारत अलग है। भारत ने अलगाव क्यों नहीं माना? क्योंकि भारत आत्म की एकता को जानता है। भारत कहता है जितने अंतर है ना, है अंतर, बिल्कुल अंतर है। आपकी हाइट मेरी हाइट से अलग है, आपका वेट मेरे वेट से अलग है, आपकी उम्र मेरी उम्र से अलग है, आपका बैंक अकाउंट मेरे बैंक अकाउंट से अलग है, आपका इतिहास मेरे इतिहास से अलग है। अंतर है, पर वो सारे अंतर ऊपरी हैं। बहुत सारे हैं पर बहुत कम महत्व के हैं। बहुत सारे अंतर हैं पर उन बहुत सारे अंतरों का महत्व बहुत कम है। महत्व उस चीज का है जो भीतरी है और जहां कोई अंतर नहीं है। भारत ने उसको सम्मान दिया है, उसको कहा है सत्य, उसी को कहा है आत्म या आत्मा, उसी को कहा है प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। तो इसलिए भारत अलग है। भारत ने अंतरों को महत्व नहीं दिया है, भारत ने एकत्व को महत्व दिया है। ये नहीं कि भारत को पता नहीं कि अंतर होते हैं, अंतर तो होते हैं, विविधता है, डाइवर्सिटी है, हम जानते हैं अंतर है। हम कहते हैं अंतर है, पड़े रहने दो अंतरों को, मैं ध्यान उस चीज पर दूंगा जो मुझ में और तुझ में साझी है। इसलिए भारत अलग है। और जब तक भारत की ये बात पूरा विश्व नहीं अपना लेता, पूरे विश्व में युद्ध की आग लगी ही रहेगी। ये कमाल की बात है। और क्यों जो हम ये, और शायद यही हमने अलग जो राष्ट्र की हमने शुरुआत की थी बात की, इसी से कैसे टू नेशन थ्योरी, और भारत में ये इसी लाइन पर एंड करते हैं, क्योंकि ये कमाल की आपने एक लाइन बोली है कि भारत अलग इसलिए है क्योंकि वो अलगाव नहीं मानता। तो अलग और अलगाव के बीच का जो अंतर है वो शायद भारत समझ चुका है, और इसी वजह से हम बाकी देशों से बहुत अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस एपिसोड में बने रहिएगा, और भी इस तरह की बातें
आगे एपिसोड्स में होती रहेंगी। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन हूँ और मुझको आचार्य जी को सुनते हुए 3 साल हो गए हैं और ऑनलाइन सेशन से मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ऑनलाइन सेशन का जो बेनिफिट मेरे को हुआ है, जैसे कि मैं लॉन टेनिस, मैंने आज तक कभी स्पोर्ट्स नहीं खेला, स्कूल डेज में मैंने लॉन टेनिस ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने म्यूज़िक भी, जैसे मैं माउथ ऑर्गन अब सीख रहा हूँ रिसेंटली। तो यूट्यूब वीडियोज़ एक टिप ऑफ आइसबर्ग है और जो पूरा जो ऑनलाइन सेशंस हैं उसमें एक पूरी कम्युनिटी है जिसमें आपको एग्ज़ाम्स भी होते हैं, गीता सेशंस होते हैं, आपको बुक्स भी रिकमेंड की जाती हैं, आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, आप मूवीज़ भी रिकमेंड की जाती हैं कि आप कौन सी मूवी से लेसन ले सकते हैं। उसका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखा है। इवन मैंने जो बिज़नेस अपना क्रिएट किया है ये पूरा मैंने आचार्य जी के साथ जुड़ने के बाद ही किया है। थैंक यू।